पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान कह लें, चीफ सेलेक्टर कह लें साबिक और साबिक कोच कह लें, मिसबाह-उल हक ने बहुत अच्छी बात की है और उन्होंने बड़ी क्लियर एडवाइस दी है मोहम्मद रिजवान को। और जो आजकल बड़ा शोशा है, बहुत नाम है, बहुत बातें हो रही हैं, मोहम्मद रिजवान, 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 इसको कप्तान बनाया जाए, इसको ये बनाया जाए। तो उन्होंने बहुत अच्छी एडवाइस दी है रिजवान को कि रिजवान को अपनी जो है ना, जो स्ट्राइक रेट है ना, खास तौर पे टी20 में, उसको ज़रा तेज़ करने की ज़रूरत है। जिस स्ट्राइक रेट से वो बैटिंग कर रहे हैं ना, या जो वो रोटेट करने की कोशिश करते हैं बॉल, तो वो उसमें जो है ना, रोटेशन में जो है ना, उनसे जो है ना बॉलें मिस होती हैं। तो जितना आप जल्द तेज़ खेलेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा है। तो ये बात बहुत अच्छी उन्होंने एडवाइस की है और मिसबाह की बात भी सही है कि यार देखिए, अगर टी20 में अगर आपके पास स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं होगा, और एक तो पहले ही बॉलें बहुत कम होती हैं, 120 बॉलें होती हैं, और 120 बॉलों में भी अगर हर खिलाड़ी 4 से 5 बॉलें भी डॉट खेल लेता है, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है फिर उस टीम का उस मैच को जीतना। अनलेस कोई कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग हो जाए या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग हो जाए आपकी तरफ से। तो यहाँ पे इश्यूज़ आ रहे हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि ओपनिंग स्टैंड पे अब बयान आया, मैंने पढ़ा, पहले बयान था कि मैं ओपनिंग से नहीं हटूँगा। एक तो ये बड़ा मसला चला है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। 2 महीना पहले कोई प्लेयर कुछ बयान देता है, फिर अचानक से 2 महीने बाद वो कुछ उसी का अपोज़िट बयान दे देता है। अब 2 महीना पहले मैंने कहीं पढ़ा था कि या मैंने कहीं सुना था मीडिया में कि रिज़वान ने कहा था कि वो जो है वो ओपनिंग करेंगे। यानी कि जब वो बाबर और रिज़वान की ओपनिंग जो जोड़ी थी वो तोड़ी गई थी न्यूज़ीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज़ में, क्योंकि साइम अय्यूब आए थे टीम में और साइम ज़ाहिर है वन डाउन तो खेल नहीं सकता, वो तो ओपनर है। तो मैंने सुना था कि बड़ी कोशिश की थी अपना हफीज़ ने, और उनको 3 महीने या 2 महीने लग गए थे बाबर आजम को समझाने में, और बाबर ने उनके 2 महीने या 3 महीने बाद उनकी बात समझी थी और राज़ी हो गए थे वन डाउन खेलने के लिए। लेकिन रिजवान बज़िद थे कि वो कि हर किसी भी सूरत भी वो वन डाउन नहीं आएंगे या वो अपनी बैटिंग पोजीशन नहीं चेंज करेंगे। और फिर हफीज़ का भी कहना था कि शायद वो खुद भी चाहते थे कि हफीज़ खुद भी चाहते थे कि वो ओपनिंग स्टैंड पे रहे। लेकिन कैसे मुझे ये बात समझ नहीं आई कि किस तरह आप फ़खर ज़मान का करियर बर्बाद कर सकते हैं। फ़खर ज़मान का जो करियर है वो मशहूर है, वो बंदा या तो ओपनर आता है या तो वो वन डाउन आता है। अब आप ना उसको वन डाउन खिला रहे हो, ना आप तैयार हो कि उसको ओपनर बनाओगे। तो जब आपने देख लिया ना वो ओपनर आया, ना वो वन डाउन आया, और न्यूज़ीलैंड के खिलाफ पूरी सीरीज़ में आप उसको चौथे नंबर पे बैटिंग कराते रहे, तो उसने क्या परफ़ॉर्मेंस दी। तो इसका उसमें उसका कसूर नहीं है, कसूर आप लोगों का है, जो मैनेजमेंट ये फ़ैसला कर रही है और जो प्लेयर्स इस वक़्त जो भी कहें, हठधर्मी कह लें या ज़िद्दी बने हुए हैं कि नहीं यार हमने ओपनिंग ही करनी है। तो अब साइम अय्यूब डेफ़िनिटली एक ओपनर है जो कि टी20 वर्ल्ड कप में होगा, ठीक है? अब बाबर आज़म चाह रहे हैं कि वो ओपनर आ जाए, तो फिर वही मसला हो जाएगा। और अब मैंने सुना कि रिज़वान के तैयार हैं कहने को कि मैं किसी भी पोज़ीशन पे खेलने को तैयार। अब उन्होंने किसी भी पोज़ीशन में भी ना स्पेसिफ़िक कर दिया कि वो वन डाउन पोज़ीशन पे खेलने को तैयार है। यानी कि अगर बाबर को ओपनिंग करनी है साइम के साथ, तो आई एम कंफर्टेबल कि मैं वन डाउन खेलूँ। अरे भाई, आप क्यों वन डाउन खेलोगे? आप वन डाउन मत खेलो ना, क्योंकि वन डाउन की पोज़ीशन या तो फ़खर ज़मान की है या तो बाबर आज़म की आएगी। आप अगर बाबर आज़म वन डाउन आ रहा है तो फ़खर ज़मान को ओपनर आना पड़ेगा, और या तो अगर बाबर ओपनर आ रहा है तो फ़खर ज़मान को वन डाउन आना पड़ेगा। तो बेस्ट यही है कि आप ये रोटेशन ऑन द टाइम बीइंग फॉर द प्लेयर्स सिचुएशन के लिहाज से टूर्नामेंट में चेंज हो सकती है। लेकिन रिज़वान की असल पोज़ीशन है चौथे नंबर पे, क्योंकि ओपनिंग स्टैंड पे जब पावर प्ले लगा हुआ है, तो रिज़वान उतनी तेज़ी से एक्सेलरेट नहीं कर पा रहे, जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं साइम अय्यूब से और रिज़वान अपना बाबर से और फ़खर ज़मान से। सो अब चौथे नंबर वाला बैट्समैन देखिए, बाबर वनडे में भी बाबर कह लें या रिज़वान कह लें, वनडे में भी ये लोग वन डाउन या मिडल ऑर्डर में खेलते आए हैं। तो रिज़वान जब वनडे में मिडल ऑर्डर में खेलता है और रिज़वान जब टेस्ट मैच में मिडल ऑर्डर में खेलता है, तो रिज़वान को चाहिए कि वो टी20 में भी मिडल ऑर्डर में खेले ना। जब हमारे पास ओपनर्स नहीं थे, जब फ़खर ज़मान इंजर्ड था, तो फिर बात समझ में आ रही थी। लेकिन अब तो साइम अय्यूब भी आ गया और साइम अय्यूब एक अच्छी परफ़ॉर्मेंस दे रहा है, और वो अच्छी परफ़ॉर्मेंस देगा भी टी20 वर्ल्ड कप में भी। तो साइम अय्यूब के होते हुए रिज़वान को चाहिए कि वो मिडल ऑर्डर में खेले एज़ अ प्योर बैट्समैन फॉर द चौथे पोज़ीशन पे। क्योंकि रोटेट जब स्ट्राइक आप रोटेट करोगे ना, तो ही फिर मिडल ऑफ द ओवर्स जो है ना, यानी कि जब 8वें ओवर से लेके 14वें ओवर तक
आपने स्ट्राइक रोटेट करनी होती है और तेज़ खेलने का ये तरीका है जो रिजवान इस चीज़ में कंफर्टेबल है। लेकिन अगर रिजवान पावर प्ले में स्ट्राइक रोटेट करने के चक्कर में या बॉल मिस करेंगे या उनका रन रेट नीचे जाएगा, ये स्ट्राइक रेट नीचे जाएगा तो टीम का रन रेट नीचे जाएगा, तो फिर मसला आएगा। तो मिसबाह ने बिल्कुल सही कहा कि रिजवान को अपने जो इस बैटिंग का जो स्ट्राइक रेट है ना, उसको थोड़ा-सा बढ़ाने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा तेज़ खेलने की ज़रूरत है, थोड़े-से ऐसे शॉट्स खेलने की ज़रूरत है, जिससे रन्स बने, ना कि रन रेट भी टीम का नीचे आए और खुद की स्ट्राइक रेट तो डेफ़िनेटली आएगी आएगी। तो मेरा मशवरा ये है कि भाई साइम अय्यूब और फ़खर ज़मान ओपनिंग कर लें और 1 डाउन पे बाबर आ जाए। हाँ, अगर टूर्नामेंट के लिहाज़ से, टीम के लिहाज़ से ये थोड़ा रोटेशन उस टाइम पर हो जाए कि कभी बाबर ओपनिंग कर ले, कभी फ़खर ज़मान ओपनिंग कर ले और फ़खर कभी अगर बाबर ओपनर है तो फ़खर 1 डाउन आ जाए और अगर फ़खर ओपनर है तो बाबर 1 डाउन हो जाए, इसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन ये 3 पोज़ीशन तो पक्की है कि साइम, बाबर, फ़खर, फिर रिज़वान और फिर चौथे नंबर पे आप सलमान आगा को ले लें, फिर 5वें पे आप शादाब को ले लें, छठे पे इफ्तिखार को ले लें, 7वें पे इमाद अगर वापस आते हैं तो इमाद को लें, फिर आपके पास नसीम शाह, फिर आपके पास शाहीन शाह अफरीदी, फिर आप अगर हारिस रेड्डी है तो ठीक है, फिट हो जाए तो ठीक है, वरना आपके पास और भी कोई बॉलर है तो उसको लें। तो ये कॉम्बिनेशन अगर आप बनाएँगे टी20 में तो ही आप आगे बढ़ सकेंगे। और सलमान का भी अल्टरनेट ज़रूर रखिएगा कि सलमान अगर किसी में नहीं चल रहा मिड में तो कुछ कोई और मिडल ऑर्डर बैट्समैन होना ज़रूरी है, जो तेज़ स्ट्राइक रोटेट करे तेज़ी से। क्योंकि जब एंड ऑफ द ओवर्स है ना, जब 14 ओवर से लेके 20 ओवर तक, तो वहाँ पे आपको शादाब और इफ्तिखार जैसे हिटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। सो ये कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, और तो ही पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है और आगे की तरफ अच्छी क्रिकेट खेल सकता है। लेकिन अगर पाकिस्तान ये समझेगा कि अभी न्यूज़ीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज़ जो होगी, जिसमें न्यूज़ीलैंड की सी टीम आएगी, क्योंकि ये भी आपको पता है वो तो आईपीएल में बिज़ी होगी, और उसमें अगर बच्चों को हरा आप खुश हो जाएँगे कि नहीं यार ये कॉम्बिनेशन बन गया, तो फिर आप यकीन माने अब आप बहुत से बड़ा ब्लंडर कोई नहीं करेंगे, क्योंकि फिर जब आप मेन मैच में टी20 वर्ल्ड कप की तरफ बढ़ेंगे, इस न्यूजीलैंड की सीरीज़ के 1 महीने बाद होगी, तो फिर आप वहाँ कोलैप्स हो जाएँगे। तो यहाँ पे बहुत सोचने की ज़रूरत है, मिसबा की एडवाइस को मानें, एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, कप्तान रह चुका है, खुद जानता है सिचुएशन को, कोच भी रह चुका है, सेलेक्टर भी रह चुका है। मिसबा उल हक बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, जो एडवाइस दे रहे हैं, वो सही फरमा रहे हैं, उस पर अमल दरामद करें। और मैं एज़ अ क्रिकेट एनालिस्ट या बहुत सारे लोग भी मैंने सुना है इस चीज़ पे बात करते नज़र आते हैं कि जो बैटिंग ऑर्डर है ना, वो इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद अगर आप साहिबज़ादा को भी लेके जाना चाहते हैं बैकअप के लिए, हारिस को भी लेके जाना चाहते हैं फॉर द बैकअप के लिए, फिर वो हसीबुल्लाह को भी लेके जाना चाहते हैं बैकअप के लिए, तो ज़रूर ले जाएँ। लेकिन प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा, अहमद शहज़ाद को मत लेके चली जाइएगा, क्योंकि टाइम बहुत बदल चुका है। अब टी20 सीरीज़ बहुत आगे जा चुकी, टी20 बहुत आगे चली गई है, और अहमद शहज़ाद, उमर अकमल जैसे लोगों का अब टाइम बिल्कुल नहीं है। और अगर होता तो ये मुझे किसी लीग में खेलते हुए नज़र आते। जब ये पीएसएल में नहीं थे तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में तो डेफ़िनेटली इनकी जगह नहीं बनेगी। बाकी आप अपनी राय का इज़हार कीजिएगा कि आपका क्या लगता है कि क्या टॉप 5 बैटर होने चाहिए? बेहतर सीक्वेंस वाइज़ बताइएगा, जो टी20 वर्ल्ड कप में एक सीक्वेंस के साथ हो। रिप्लाई कीजिएगा कमेंट्स में। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।